मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th अकाउंट्स के अंदर हमारा चल रहा था अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे लेखांकन के अंदर एक अकाउंटिंग इक्वेशन जिसमें होता है कि जितनी भी परिसंपत्तियां होती है उनका योग सदैव पूंजी और दायित्वों के योग के बराबर होता है। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन को हम इंग्लिश में बोलें तो असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। ठीक है, इस तरीके से उसको शो किया जाता है। तो हम अगर लेखांकन समीकरण की परिभाषा बोलें तो लेखांकन समीकरण बैलेंस शीट के विभिन्न मदों के संबंध को व्यक्त करता है, इसीलिए इसे स्थिति विवरण समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, लेखांकन समीकरण को प्रभावित करने वाले लेन देन दो प्रकार के होते हैं। कहते हैं ना, कोई भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं उसका इफेक्ट दो पक्षों पर सदैव पड़ता है। तो जो हमारे लेखांकन समीकरण जब हम करते हैं तो उनके अंदर लेन देन के दो प्रकार होते हैं। ऐसा प्रकार पहला जो दो पदों को प्रभावित करता है, यानी ट्रांजैक्शन जो दो पदों को प्रभावित करता है, यानी दो पक्ष प्रभावित होते हैं। और जब ऐसा भी होता है जब दो या दो से अधिक मदों को प्रभावित करता है। तो आइए पढ़ते हैं हम कि दो मदों को प्रभावित करने वाले लेन देन कौन से होते हैं और उसका अकाउंटिंग इक्वेशन की मदों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि पहला है कि संपत्तियां यानी एसेट्स में भी वृद्धि होती हो और दायित्वों में भी वृद्धि होती हो। पहला ट्रांजैक्शन हम समझने जा रहे हैं, यानी आपकी एसेट साइड की टोटल में भी वृद्धि होगी तो दूसरी टाइप लायबिलिटीज़ और कैपिटल की टोटल में भी वृद्धि होगी और दोनों में इक्वल तरीके से वृद्धि होगी। जैसे कि पहला लेन देन नगद से व्यापार प्रारंभ किया। नगद से व्यापार प्रारंभ करने का मतलब है कि व्यापार प्रारंभ किया तो हमारे बिजनेस के अंदर असेट्स के रूप में क्या आया, कैश आया। तो नगद से व्यापार प्रारंभ किया तो नगद में वृद्धि हुई, यानी कैश में क्या हुआ, इंक्रीज को हमने शो किया है प्लस के निशान से, और माइनस के निशान से अगर शो करेंगे तो वो होता है कमी। ठीक है, तो कैश बढ़ेगा। और दूसरी तरफ अगर दूसरा पक्ष देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का, जो कि हमारी लायबिलिटीज़ और कैपिटल होती है, तो नगद से व्यापार प्रारंभ किया तो कैश बढ़ा और दूसरी तरफ क्या हुआ, स्वामित्व कैपिटल जो होती है वो कैपिटल में भी इंक्रीज हुई, यानी दोनों पक्षों की तरफ क्या हुई, वृद्धि हुई। दूसरा ट्रांजेक्शन जैसे उधार माल खरीदा, माल उधार खरीदोगे तो क्या होगा, हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा, हमारे स्टॉक में क्या होगा, माल आएगा तो स्टॉक में प्लस होगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा, उधार खरीदा है तो लेनदारों में यानी लायबिलिटीज़ के क्रेडिटर्स में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो दोनों तरफ बराबर होगी। मान लो आप 20,000 रुपये का उधार माल खरीदते हैं तो स्टॉक में भी 20,000 की वृद्धि और उधर उधारियाँ भी कितने रुपये से बढ़ गए, 20,000 से बढ़ गए, क्योंकि चुकाने पड़ेंगे पैसे। इसी तरह उधार संपत्ति खरीदी, मान लो आपने फर्नीचर खरीदा तो असेट्स के रूप में फर्नीचर में भी क्या होगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन उधार खरीदा तो उधर क्रेडिटर्स भी क्या हो जाएंगे, 20,000 रुपये से प्लस हो जाएंगे। ऐसे बैंक लोन लिया मान लीजिए तो आपके पास क्या आया, कैश आया, तो कैश में वृद्धि हुई असेट साइड में, और दूसरी तरफ लायबिलिटीज़ हो गई क्योंकि बैंक से लोन लिया तो बैंक को चुकाना पड़ेगा, तो लायबिलिटीज़ लोन के रूप में क्या हो गई, वृद्धि होगी। तीसरा है और अगला है रिसीव्ड कमीशन। कमीशन लिया तो क्या हुआ, कैश आया आपके पास में और उधर क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। कमीशन मिलता तो क्या होता है, आय होती है, लाभ होता है, लाभ होता तो पूंजी में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये ट्रांजेक्शन ध्यान से सुनिए आप सब लोग कि जब हमें किसी से कमीशन मिलता है तो हमारे पास कैश में वृद्धि होती है। दूसरी तरफ जब हमारे पास आय के रूप में आया तो वह क्या होगा, कैपिटल में भी वृद्धि होगी, क्योंकि लाभ किस में जुड़ता है, जाके कैपिटल में ही तो जुड़ता है। जब भी हमें लाभ होता है तो हमारी क्या होती है, पूंजी की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो दोनों तरफ क्या हो गया, प्लस। तो ये ट्रांजेक्शन वो होते हैं जो दो मदों को प्रभावित करने वाले होते हैं। दो मदों को प्रभावित करने के साथ इसके अंदर एक और चीज़ होती है, ऐसे ट्रांजेक्शन से संपत्ति में भी वृद्धि होती है और दायित्वों में भी वृद्धि होती है। दूसरा तरीका जब होता है वो ये है कि जब संपत्तियों में कमी होती है और दायित्वों में भी कमी होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये भी दो पक्षों को प्रभावित करने वाले ट्रांजेक्शन है। जैसे आपने लेनदारों को भुगतान किया, भुगतान करोगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, तो कैश क्या हो गया, माइनस। दूसरी तरफ से क्या हुआ, भुगतान कर दोगे लेनदारों को, तो मान लीजिए आपके 20,000 के लेनदार थे, उन्होंने 10,000 का भुगतान कर दिया तो माइनस हो गए ना 10, तो 10 ही रह गए ना आपके पास। तो आपके लेनदारों का भुगतान करने से कैश में भी कमी हो गई, दूसरी तरफ आपकी लायबिलिटीज़ क्रेडिटर्स भी कम हो गए। ऐसे आहरण किया यानी ड्राइंग्स निकाली, यानी निजी प्रयोग के लिए पैसा निकाला, तो आपने कैश विड्रॉ किया तो कैश कम हो गया संपत्तियों में,
दूसरी तरफ क्या हुआ, कैपिटल जो आपकी ज़्यादा थी, मान लीजिए 1 लाख की, उसमें से 10,000 आप घर के लिए ले गए तो 90 रह गई ना, तो कैपिटल भी क्या हो गई, माइनस हो गई। फर्नीचर निजी प्रयोग के लिए निकाला तो क्या हुआ, फर्नीचर में से माइनस हो गई संपत्ति और कैपिटल भी क्या हो गई, कम हो गई। इस तरीके से हो जाता है। तीसरा, मान लीजिए आपने रेंट पेड किया, रेंट पे किया तो क्या, नगद में किया तो माइनस हो गया क्या, कैश, और उधर क्या हुआ, रेंट पे करते हो तो हमारी क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कैपिटल कम हो रही है तो कैपिटल में से माइनस कर दिया। ऐसे डेप्रिसिएशन होता है, हाथ से होता है, जब हम संपत्ति को यूज़ करते हैं तो उसका मूल्य कम होता है तो असेट्स क्या हो गई, माइनस हो गई, और कम हो गई तो हमारी पूंजी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, संपत्तियों में भी कमी होती है और दायित्वों में भी कमी होती है। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, लेखांकन समीकरण के एक पक्ष को प्रभावित करने वाले लेन देन कौन से होते हैं। यानी इसमें एक ही पक्ष प्रभावित होगा, संपत्तियों में वृद्धि और संपत्तियों में कमी। यानी अब लायबिलिटी साइड में कुछ भी नहीं होगा, अब क्या होगा, या तो असेट साइड में होगा या दायित्व साइड में होगा। तो एक पक्ष को प्रभावित करने वाले ट्रांजेक्शन में सबसे पहले नगद खरीदा। अब नगद आपने कुछ खरीदा तो क्या हुआ, पैसे देने पड़ेंगे तो नगद तो हो गया कम, तो एक तरफ से क्या हुआ, कैश तो हो गया कम, और दूसरी तरफ माल आ गया तो स्टॉक में हो गई वृद्धि। यानी संपत्तियों में स्टॉक तो बढ़ गया और कैश में क्या हो गया, पैसा कम, तो क्या हो गया, प्लस माइनस दोनों हो गया ना। ठीक है। ऐसे ही देनदारों से नगद प्राप्त हुआ, देनदारों से नगद प्राप्त होगा तो क्या होगा, कैश में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है क्योंकि पैसा आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो देनदार 20,000 के थे उसने 10,000 चुका दिए तो 10,000 कम ही होगा, तो प्लस माइनस क्या हो गया, इक्वल हो गया। अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक ही साइड के अंदर आपकी दो मदों में डिफरेंस हो जाता है। जैसे बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक में जमा पैसा कराओगे तो क्या होगा, हमारे पास से कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बैंक में क्या हो जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा। नकद संपत्ति खरीदी तो क्या होगा, संपत्ति तो बढ़ जाएगी और आपके पास से क्या गया, पैसा गया तो घट जाएगा। तो संपत्ति 20,000 की आएगी तो प्लस संपत्ति 20,000 और कैश गया तो माइनस कैश 20,000। तो अकाउंटिंग इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी दो मदों के अंदर क्या होता है, डिफरेंस बोलने लगता है। ऐसे बिल्स रिसीवल्स प्राप्त किए, जैसे हम उधार माल बेचते हैं तो कई लोग हमें बिल्स रिसीवल्स के रूप में पैसा चुकाने का वचन देते हैं, तो वो बिल रिसीव करते हैं तो ये हमारी संपत्ति होती है। तो डेटर्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे और बिल्स रिसीवल्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। इसी तरह एक पक्ष को प्रभावित करने वाला दूसरा होता है कि दायित्व में एक में कमी हो रही है और दूसरे में भी कमी हो रही है। जैसे देय बिल यानी बिल्स पेबल, किसी को हमने बिल पे करने का स्वीकार किया तो क्या हो गया, बीपी में वृद्धि हो गई, लेकिन क्रेडिटर्स क्या हो गए, कम हो गए, तो प्लस माइनस बराबर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही दायित्व और पूंजी में कमी या वृद्धि, जैसे ऋण पत्रों को शेयर में बदलना, तो उसमें क्या होगा, आपके डिबेंचर